नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं हूं आदर्श उपाध्याय और आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक काल में गद्य खंड की शुरुआत आज करेंगे। कल हमारा नई कविता तक पूरा कंप्लीट हो गया था। ठीक, चलिए। हिंदी की परंपरा आदिकाल से ही मिलने लगती है। आधुनिक काल से पहले गद्य के 3 रूप प्राप्त होते हैं। ठीक, राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा और खड़ी बोली गद्य। गद्य के उक्त तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य को सबसे पुराना माना जाता है। आदिकाल में हिंदी की निम्न पुस्तकें मिलती हैं, जैसे कुवलय माला कथा, राउलवेल, उक्त प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। इनका वर्णन आदिकाल वाले में भी हो चुका, मतलब आदिकाल में हम लोग इनको, और ये सब हैं गद्य रचनाएं। और एक उसको हम पढ़ते हैं भक्तमाल, वो भी कुछ मतलब वो गद्य पद दोनों का है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ आधुनिक काल में ही गद्य आया। गद्य पहले से ही लिखा जा रहा है, लेकिन छिटपुट लिखा जा रहा है। ठीक, आगे आइए। राजस्थानी गद्य की कुछ पुस्तकें हम लोग दें। धनपाल कथा 14वीं शताब्दी, तत्व विचार 14वीं शताब्दी, पृथ्वी चंद्र चरित्र 1421 ईस्वी। ठीक, और इसके रचनाकार हैं माणिक्य चंद्र सूरी। फिर पंचाख्यान 1847, फतेहराम बैरागी। आगे आइए। ब्रजभाषा गद्य में श्रृंगार रस मंडन विठल दास, से कई बार पूछा भी गया है। श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस मंडन किसका है? ये विठल दास का। ठीक, 84 वैष्णवन की वार्ता, इसको भी हम लोग पढ़े थे, किसकी है? हाँ, और 252 वैष्णवन की वार्ता। ठीक, अष्टयाम नाभादास। फिर अगहन महात्म, वैशाख महात्म किसका है? बैकुंठ मणि शुक्ल, कम पूछा जाता है। बैताल पचीसी पूछा जाता है, 1710 ईस्वी, सूरत मिश्र। फिर और ये इधर तो कुछ है नहीं, चलिए आगे आ जाइए। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया। शुक्ल क्या मानते हैं? शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया था। ठीक, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप मानते हैं। किसको मानते हैं? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ब्रजभाषा का प्राचीनतम रूप, की सबसे पुराना रूप ब्रजभाषा गद्य का यही पृथ्वीराज रासो में मिलता है। ठीक, चलिए आगे आइए। यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक, नवरल नहीं, नवरत्न सटीक विठलनाथ की अन्य प्रमुख रचनाएं। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता में वैष्णवन भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट वाली कथाएं लिखी गई हैं। अष्टयाम में भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। वैकुंठ मणि शुक्ल के ओरछा के महाराज जसवंत सिंह के आश्रित। वैकुंठ मणि शुक्ल ओरछा मध्य प्रदेश में पड़ता है। ओरछा के नरेश जसवंत सिंह के आश्रित कवि थे या आश्रित लेखक थे, जो भी हम कह सकते। हाँ, फिर आ गए प्रियादास, दनकौर के निवासी थे ये, राधा वल्लभी संप्रदाय से संबंधित, इसको छोड़ दीजिए। आइए खड़ी बोली दक्षिणी हिंदी का गद्य देखते। खड़ी बोली का गद्य प्रारंभिक रूप में दक्षिणी हिंदी के रूप में मिलता है। इसे साहित्यकारों ने हिंदी, हिंदवी, देहलवी, दक्षिणी, जवाने हिंदुस्तान आदि नाम से पुकारा है। प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन ने दक्षिणी हिंदी के संबंध में लिखा है कि इस भाषा में पंजाबी, हरियाणवी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रजभाषा के प्रभाव से भी बची ना थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें अरबी, फारसी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए। और ये हम लोग आज भी देखते हैं कि हिंदी में सब भाषाओं के शब्द आके घुल मिल गए। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से काम चलाया, यहाँ तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। से यहाँ आ गया, ऊपर रहना चाहिए। साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी जबाने हिंदुस्तान और कभी दक्षिणी के नाम से पुकारा। आइए, दक्षिणी हिंदी के प्रमुख रचनाकार
ख्वाजा बंदा नवाज गेजू, इनका है मेराजुल आस्कीन, ये कई बार पूछा गया, मेराजुल आस्कीन, ख्वाजा बंदा नवाज। ठीक। मुल्ला वजही सबरस कुतुब मुस्तरी। फिर आगे तो है कि नहीं, इरशाद नामा इनकी है बुरहाउद्दीन, बुरहानुद्दीन की। आगे आ जाइए। दक्षिणी हिंदी के प्रमुख लेखक कौन माने जाते हैं? कहाँ गए? यही ख्वाजा बंदा नवाज। चलिए, मेराजुल आस्कीन को दक्षिणी हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक, इसीलिए उनको प्रथम लेखक माना जाए। ठीक। सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। इसमें तसव्वुफ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया। तसव्वुफ मतलब वही तसव्वुफ। ठीक। सबरस में मुल्ला वजही लिखते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदी जबान से इस लताफत इस कुछ और है। सबरस में मुल्ला वजही लिखते हैं हिंदुस्तान में हिंदी जबान सो इस लताफत इस छंद सो नज्म और नम्र मिलाकर गुलाकर यूं नहीं बोल रहा। मतलब हिंदुस्तान में हिंदी जबान में कई 100 छंद हैं। ठीक। हम कहते हैं छंदों के मिलाकर नज्म और नम्र मिलाकर घुलाकर, मिला घुलाकर यूं नहीं बोल, उसको नया बनाने का प्रयास हम लोग करते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक। और लिखते कौन है ये? मुल्ला वजही सबरस, इनकी रचना है। ठीक। मुल्ला वजही मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1580 से 1612 के समकालीन थे। कुतुब शाह की ही प्रेम कहानी पर मुल्ला वजही ने 1609 में कुतुब मुस्तरी की रचना की। इसके नायक कुतुब शाह हैं और यह मसनवी शैली में लिखा गया। चलिए, गुरमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य, कुछ रचनाकारों ने गुरमुखी लिपि में भी खड़ी बोली को लिखा है। खड़ी बोली गद्य को आगे आ जाइए, इसमें देखते हैं। ये है सोड़ी मिहिरवानु, इनकी रचना है सचसंड पोथी। ठीक। फिर आगे आ जाइए कि हरिजी, ये इन्हीं के पुत्र थे, सोड़ी मिहिरवानु के। सुस्मनी सहस्रनाम यानी परमारथ। फिर आगे आइए, ये क्या नाम है? दयालु अनमेनी, अवगत उल्लास ये सब ऐसे देख लीजिए, पूछा नहीं जाएगा। फिर आगे उपन्यास का आएगा, फिर वहां से हम लोग अच्छे से करते हैं। ये कई बार पूछा गया। चंद छंद वर्णन की महिमा, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना भी इसको कई बार से। इसके हैं कविगंग। हाँ, ये अकबर के समकाल। भाषा योग वशिष्ठ भी पूछा जाता है। राम प्रसाद निरंजनी, ये इसमें से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा कविगंग। ठीक। भाषा योग वशिष्ठ 1741 ईस्वी, राम प्रसाद निरंजनी, ये दो जरूर पूछा जाता है। चलिए, आगे आ जाइए। प्रेम सागर पूछा जाता है, किसका है? लल्लू लाल का। प्रेम सागर, चल भाई। प्रेम सागर 1803 ईस्वी, लल्लू लाल। नास्केतो पाख्यानम सदल मिस्र 1800 ने भी। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां और सुख सागर सदा सुख लाल। ठीक। ये तो याद ही होगा पूरा। चलिए, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। भाषा योग वशिष्ठ की भाषा मूलतः पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। जैन पद्म पुराण की रचना आचार्य हरिशेन ने की थी। इसका भाषानुवाद पंडित दौलत राम ने किया। खड़ी बोली गद्य के विकास के आरंभिक चरण से संबंध चार महानुभाव, इनको देख लेते हैं। कौन कौन है? सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। ठीक। आइए आइए। जॉर्ज ग्रियर्सन, R.W. फ्रेजर, नलिनी मोहन सान्याल जैसे विद्वानों ने आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का आविष्कारक ग्रिलकाइस्ट के अधीनस्थ। ग्रिलकाइस्ट कौन थे?
संस्थापक थे। हम्म। तो यही कहते खड़ी बोली का आविष्कारक ग्रिलकाइस्ट के अधीनस्थ लल्लू लाल और सदल मिश्र को माना। ठीक, और ये कौन मानते? जॉर्ज गिरियर्सन। ठीक। महत्व की दृष्टि से श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह इन चारों रचनाकारों को मानते हैं। इसको देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? सदा सुखलाल, इंसान अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। SILS। और इसका क्या बनेगा? ISLS। और ये बच्चन सिंह। श्याम सुंदर दास मानते हैं इंसान अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदा सुखलाल। ठीक। बच्चन सिंह, सदा सुखलाल, सदल मिश्र, इन लोगों को चैन नहीं रहता, माने सब उन्हीं को है, उल्टा से है कि अगर कोई काम नहीं रहे तो सरसों छीट के बीनने लगो। आइए, सदा सुखलाल की रचनाएं हैं सुख सागर। ये खड़ी बोले में विष्णु पुराण को आधार बनाकर लिखी गई सुख सागर। ठीक। इंसान लखा रानी केत की कहानी, इसको एक और नाम है उदयभान चरित। चरित खड़ी बोली हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। साहित्य में लौकिक श्रृंगारमय प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात माना जाता है। यह शैली में हास्य प्रधान है। लल्लू लाल सिंहासन बतीसी खड़ी काजिम अली की सहायता से ब्रजभाषा अनुवाद का खड़ी बोली में अनुवाद। बैताल पचीसी अभी संस्कृत के कवि शिवदास की रचना से कथाली तथा मजहर अली के साथ मिलकर इसका अनुवाद किया। चलिए, इनका लल्लू लाल का प्रेम सागर, ये महत्वपूर्ण प्रेम सागर या नागरी दशम चतुर्भुज मिश्र द्वारा ब्रजभाषा अनुवाद में रचित भागवत पुराण के दसम स्कंद की खड़ी बोली में अनुवाद किया गया। अनुवाद का भी अनुवाद किए हैं ये। चलिए आगे आ जाइए। सदल मिश्र नास्केतोपाख्यानम या चंद्रावली, इसका नाम है नास्केतोपाख्यानम या चंद्रावली। इसको नोट भी कर सकती है, नास्केतोपाख्यान या चंद्रावली। इसकी रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचकेता की कथा को आधार बनाकर, तो नचकेता नास्केतोपाख्यान ऐसे याद कर लेना। ठीक। आगे आ जाइए। शिव प्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह को देख लेते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और भारतेंदु के गुरु कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु यही है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक। चलिए, खड़ी बोली गद्य के आरंभिक दौर में सदा सुखलाल, नियाज प्रभृत चार महानुभावों के साथ राजा शिव प्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह की भी स्मरणीय योगदान रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संदर्भ में निम्नलिखित विचार प्रकट किए हैं या इन्होंने लिखा है कि 1856 में जब राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए, उस समय अन्य विभागों के समान वहां मुसलमानों का जोर था और उन्हें भाखापन यानी हिंदी संस्कृत के से प्रभावित हिंदी का डर रहता था। किसको? शिव प्रसाद को। ठीक। 1856 में जब राजा शिव प्रसाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त, तो उस समय अन्य विभागों के समान वहां भी मुसलमानों का जोर था और उन्हें भाखापन भाखापन यानी कि जो हिंदी संस्कृत से प्रभावित थी, राजा शिव प्रसाद सिंह को हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हिंदी का सवाल अब आता तो मुसलमान उसे मुश्किल जबान कहकर विरोध करते, अतः राजा साहब के लिए उस समय यही संभव दिखाई पड़ा कि जहां तक हो सके ठेठ हिंदी का आश्रय लिया जाए, जिसमें कुछ फारसी अरबी के चलते शब्द भी आए, ताकि उनको भी बोलने में लगे कि हमारे ही जैसा है, ये हमारे ही जैसा है। जैसे एक मुख्यमंत्री साहब हैं, वो बहुत ढीली शर्ट पहनते हैं एकदम,
तो उनको लगता है कि सामने वाला देखेगा तो हमारे ही जैसे। हाँ, कॉमन मैन। तो ये होती स्ट्रेटजी, माइंडसेट। आप भले रहिए 45 करोड़ के मकान में, लेकिन शर्ट ढीली पहनिए, चप्पल पहनिए, 5 रुपए वाली कलम रखिए। हाँ। ये होता ना कि लोगों को अपनी तरफ कैप्चर करना, कि सबको लगा ये तो हमारे जैसे रह रहा है बेचारा। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। लेकिन तब भी फ्री में लोग बिक जाते हैं दिल्ली वाले। उन्होंने अपने मित्रों पंडित श्रीलाल और पंडित वंशीधर आदि के सहयोग द्वारा साहित्य के कोर्स की पुस्तकें तैयार करनी शुरू की। प्रारंभ में राजा साहब ने जो पुस्तकें राजा भोज का सपना, मानव धर्म सार लिखी हुई बहुत ही चलती सरल हिंदी में थी, उनमें उर्दूपन नहीं भरा था, जो उनकी पिछली किताबें इतिहास, तिमिर नाशक आदि में दिखाई पड़ता। ये तीनों रचनाएं इन्हीं की हैं, पूछा भी जाता है। राजा भोज का सपना, और लोग कंफ्यूज भी होते हैं राजा लक्ष्मण सिंह में, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद में। तो राजा भोज का सपना, मानव धर्म सार और इतिहास तिमिर नाशक, ये सब किसकी है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद, शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद। कल मेरे दोस्त ने मुझे वो एक रील भेजा था जिसका ब्रेकअप हो गया, कि उससे वो पहले बोली थी कि तुम आईएएस बन जाओ या एसडीएम बन जाओ, तो आके यहाँ तैयारी करने लगा। और जब तैयारी करने लगा फिर आ गया कोविड, घर चला गया। नहीं तो उसका मन बिजनेस में था, बहुत अच्छा मतलब माइंड सेट है बिजनेस का। तो कल उसने भेजा था कि अफसर के सपने देखती है वो लड़की जिसने मेरी पूरी पढ़ाई बर्बाद कर दी। ने कहा वाह, लिखा तो बहुत सही है और ये सच है। लड़के जिसके पीछे अपना करियर बर्बाद कर देते हैं, वही उसी पोस्ट पे जाके उसी मतलब दूसरे लड़के से उसी पोस्ट से शादी करती है। ये सच्चाई है। मानव धर्मसार पुस्तक की भाषा को तो इन्होंने संस्कृत गर्भित रखी, साथ ही साथ अपने गुटका जो साहित्य की पाठ्य पुस्तक थी में भी थोड़ी संस्कृत मिली ठेठ, और ये शायद उस पर लिखा गया क्या, मनुस्मृति पे आधारित मानव धर्मसार, शायद हो सकता आए भी आगे। किंतु फिर भी यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रारंभ काल से ही वे ऐसी चलती ठेठ, वो देखेगा कहेगा हम तुमको रील भेजते तुम क्लास में बताते हो। गरियाएगा भी। ऐसी चलती ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे, जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग, और संवत 1917 के पीछे उनका झुकाव उर्दू की ओर होने हो लगा, जो बराबर बना क्या रहा, कुछ ना कुछ बढ़ता ही चला गया। कहते हैं कि किंतु फिर भी यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि प्रारंभ काल से ही वे ऐसी ठेठ हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का भी स्वच्छंद प्रयोग हो। कहने का मतलब है कि ऐसी हिंदी चलाइए आप, इसमें उर्दू के भी शब्द हों, फारसी अरबी सबके शब्द हों, ताकि जो मुस्लिम लोग हैं जिनकी बहुलता है उनको ये ना लगे कि ये बहुत मुश्किल जबान है या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है बोलने में। तो क्या करेंगे, उसको एज इट इज ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। ठीक। इसके कारण की पड़ताल करते हुए लिखा कि अधिकांश शिक्षित लोगों की प्रवृत्ति देखकर उन्होंने ऐसा किया, अथवा अंग्रेज अधिकारियों का रुख देखकर अधिकतर लोग शायद पिछले कारण को ही ठीक समझते होंगे। अब आज ये राजा लक्ष्मण सिंह, ये तो बेचारे उर्दू को ही लेके परेशान थे। हाँ, उर्दू की ओर बढ़ते झुकाव के कारण राजा शिव प्रसाद अरबी फारसी मिश्रित की बात करने लगे, जिसके विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह आगे प्रकृति विरुद्ध राजा शिव प्रसाद समर्थित भाषा खट की तो बहुत लोगों को होगी, मतलब प्रकृति विरुद्ध
भाषा खटकी तो बहुत लोगों को होगी, पर असली हिंदी का नमूना लेकर उस समय राजा लक्ष्मण सिंह ही आगे बढ़े। आइए, अब आइए रचना देख लेते हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक, मानव धर्म, ये भाषा का इतिहास है। मैं मनुस्मृति कर रहा था। ठीक, भाषा का इतिहास, मानव धर्म सार। ठीक, आगे आ जाइए। तो और कुछ तो है नहीं। ठीक है, ये इतिहास तिमिर नाशक, राजा भोज का सपना, ये सब ज्यादा पूछा जाता है। राजा लक्ष्मण सिंह, इनका शकुंतला और रघुवंशम मेघदूत, ये तीनों इंपॉर्टेंट। आगे आइए, फोर्ट विलियम कॉलेज को थोड़ा देख लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज, खड़ी बोली गद्य के विकास में जिन संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनमें से एक फोर्ट विलियम कॉलेज था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 4 मई 1800 ईस्वी को मार्किवस वेलेजली ने की। मार्किवस वेलेजली, सन 1800। इसका सन पूछा जाता है मिलान वाले में। क्या कंफ्यूज हो रही हो क्या कुछ इसमें? नहीं नहीं, हाँ वही कह रहा हूँ, कहीं कहीं 1801 लिखा रहता है। सदल मिश्र और लल्लू लाल इस कॉलेज से संबद्ध थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू व हिंदी या हिंदुस्तानियों के प्राध्यापक जॉन बोर्थविक गिलक्राइस्ट थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में उर्दू और हिंदी, अरे भाई, उर्दू और हिंदी के प्राध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट, इन्हें गिलक्राइस्ट के संक्षिप्त नाम से भी जाना जाता है। चलिए, गिलक्राइस्ट ने 19 ग्रंथों की रचना की है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी इनकी प्रमुख कृति है। क्या है? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी किसकी है? गिलक्राइस्ट की। ठीक, ये ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज में, ये भी नहीं किया है, ये ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी उर्दू रेखता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है इन्होंने। ये भी पूछ सकता है कि हिंदी उर्दू रेखता और हिंदुस्तानी को समानार्थी किसने माना है? तो गिलक्राइस्ट ने। किस रचना में माना है? तो ये ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज। ठीक, ये ग्रामर ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज। चलिए, गिलक्राइस्ट के अनुसार खड़ी बोली की 3 शैलियां, दरबारी या फारसी, हिंदुस्तानी, हिंदवी। आइए, हिंदुस्तानी शैली को गिलक्राइस्ट द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। हिंदुस्तानी शैली को, हिंदुस्तानी शैली को क्या कहते थे? अरे भाई चल, द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, द ग्रैंड, हिंदुस्तानी शैली को द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान। चलिए, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के अंतिम प्रोफेसर विलियम प्राइस ने हिंदुस्तानी शब्द के स्थान पर हिंदी लिखना शुरू किया। यह प्रचलन उन्होंने कॉलेज के पत्रों से शुरू किया। इसके परिणाम स्वरूप कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग का नाम बदलकर हिंदी विभाग कर दिया गया। 1809 में ही हेनरी मार्टिन ने बाइबिल का अनुवाद हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में किया, और 1817 ईस्वी में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 में आगरा बुक सोसाइटी की स्थापना। इसको स्थापना वाला लिख लीजिए। 1817 में और 1817 में एक चीज की स्थापना और हुई थी। 1833 में आगरा बुक सोसाइटी, 1817 में एक स्थापना और हुई थी, आपको याद होगा तो, हिंदू कॉलेज की। ये अपना वाला हिंदू कॉलेज नहीं, 1817 में एक और हिंदू कॉलेज। ठीक, 1809 में हेनरी मार्टिन ने बाइबिल का अनुवाद हिंदी व उर्दू दोनों भाषाओं में किया। चलिए, 1836 ईस्वी में
अदालती भाषा से संबंधित इश्तिहार नामा प्रकाशित हुआ, जिसमें इस बात का जिक्र था कि अब से अदालती कामकाज के लिए हिंदी में भी आवेदन प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाएंगे। सोचो, हिंदी की लड़ाई तब से चल रही, अभी तक चल ही रही है। 1837 ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत वर्तमान, और सबको हिंदी कठिन लगती लेकिन है नहीं। हमको अदर सब्जेक्ट बल्कि कठिन लगे, सबसे आसानी हिंदी। और हिंदी सबसे बड़ी चीज, इसमें अपने भाव आप व्यक्त कर सकते हो। जो भाषा आपके दिल में रहती ना, आप उसी भाषा में सपने देखते हो। हाँ, अरे मैं जब बच्चों को पढ़ाता था, टू वन जा टू चलता था, अंदर दो दूनी दो दूनी चार। आए। इन आजकल के बच्चे उनसे पूछो, वो कह दो 19 तो कहेंगे इसको बताओ पहले। अच्छा, 19 होता है। 1837 में तत्कालीन संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में कार्यालयी भाषा के रूप में उर्दू लागू कर दी गई। 1837 में, उस टाइम संयुक्त प्रांत था। ठीक इसी से निकला था वो पीसीएस, प्रीविंशियल सिविल सर्वेंट। अब तो यूपी पीएससी हो गया ना, तो पहले यूपी पीसीएस था। नहीं नहीं नहीं, देखो यूपीएससी अलग होता है। कहाँ गया, चल। यूपीएससी और यूपीपीएससी, ये है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ हाँ। तो पीसीएस का फुल फॉर्म है तो प्रोविंशियल सिविल सर्वेंट, मतलब जो राज्य का होता है। तब भी यूपी था, अब भी यूपी, तब संयुक्त यूनाइटेड स्टेट था। और उस टाइम गाड़ी का नंबर जो ऐसे लिखा जाता था, यूएसबी। जैसे अब यूपी रहता है तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ भारत, ऐसे। 1844 ईस्वी में उर्दू को संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड की राजभाषा घोषित किया गया। ठीक। उर्दू के समर्थन में गारसा दतासी और सर सैयद अहमद खां का बड़ा नाम है। सर सैयद अहमद खां हिंदी को गंवारू बोलते थे, जबकि गारसा दतासी से भद्दी बोली बोले होते। हिंदी का समर्थन करने वाले में अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिंटाक स्मरणीय है। पंजाब के नवीन चंद्र राय का भी इस क्षेत्र में विशेष योगदान माना जाता है। इनका देखिए, पंजाब के पंडित श्रद्धा राम फुलौरी, इनका उपन्यास कौन सा है? मुझे भी नहीं याद आ रहा है। राम फुलौरी। चलिए, अभी आ गया आएगा। परीक्षा गुरु किसका? वो तो श्रीनिवास दास का है। पंजाब के पंडित श्रद्धाराम फुलौरी ने पांडित्यपूर्ण और निर्भीक लेखों तथा व्याख्यानों के माध्यम से हिंदी के महत्वपूर्ण स्तंभ के तौर पर काम किया। श्रद्धाराम फुलौरी की प्रमुख रचनाएं हैं सत्यामृत प्रवाह, पद, ये गद्य में है। आत्मचिकित्सा नहीं, इनका नहीं है, श्रद्धाराम फुलौरी का नहीं उपन्यास। तत्वदीपक, धर्म रक्षा उपदेश संग्रह, वो उनका है, गौरी पंडित गौरी दत्त हैं। देवरानी जेठानी की कहानी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना, इसको नोट करिए। और समाज की स्थापना से चाहे तदी समाज हो, आर्य समाज हो, प्रार्थना समाज हो, एक क्वेश्चन आएगा, 101% आएगा। चलिए।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? पहली बार नाम सुनी हूँ, पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट का नाम सुनी हो? एनी बेसेंट, इन्हीं का। थियोसॉफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट। गुजराती भाषी होते हुए भी स्वामी जी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्याग्रह प्रकाश परिमार्जित हिंदी गद्य में लिखा। साथ ही इन्होंने अपने मत का प्रचार के लिए खड़ी बोली हिंदी गद्य को अपनाया। टॉमस रॉबर्ट ने हिंदी को हिंदुस्तान की महाभाषा कहा। खड़ी बोली हिंदी के गद्य के विकास में पत्र एवं पत्रिकाओं को महती भूमिका की, पत्र पत्रिकाओं की महान भूमिका रही, जिसका विस्तृत परिचय हिंदी पत्रकारिता खंड में दिया गया है। चलिए आगे आइए, ये हो गया खत्म। अब शुरू करते हैं उपन्यास। तुम्हें अपना बनाने का, चलिए हिंदी उपन्यास। उपन्यास आधुनिक गद्य की एक प्रमुख विधा है, जिसका जन्म 18वीं शताब्दी में पश्चिम में हुआ। ठीक। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है, उप अर्थात निकट और न्यास अर्थात थाती। इस आधार पर उपन्यास का वह रचना जो सामाजिक जीवन के अत्यंत निकट हो। थाती मतलब होता है कि ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हो, उसको हम थाती बोलते हैं। सामाजिक जीवन के निकट होने के कारण ही उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा गया। आधुनिक युग का महाकाव्य। और किस उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा जाता है? आधुनिक गद्य का महाकाव्य या आधुनिक गोदान, कृषक जीवन का महाकाव्य, सर। हाँ, कृषक जीवन का महाकाव्य। ठीक। राल्फ फॉक्स ने अपने प्रसिद्ध लेख द नॉवेल एज एन एपिक, उपन्यास महाकाव्य के रूप में उपन्यास को महाकाव्य के समकक्ष बताया है। उपन्यास का मूल संबंध यथार्थ से माना गया है और इसी अर्थ में प्रारंभिक आख्यायिकाओं से अलग है। विभिन्न आलोचकों ने इस यथार्थवादी आग्रह को उपन्यास का सामान्य कथा से भेदक तत्व बताया है। ब्रिटिश उपन्यासकार डेनियल डिफो, इनका जन्म 1660, मृत्यु 1731 को आधुनिक उपन्यास का जनक कहा जाता है। डेनियल डिफो आधुनिक उपन्यास का जनक, हिंदी उपन्यास का नहीं, आधुनिक उपन्यास का, नॉवेल का, फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। नॉवेल को बांग्ला भाषा और हिंदी में उपन्यास, उर्दू में नाविल, मराठी में कादंबरी तथा गुजराती में नवल कथा की संज्ञा प्राप्त है। भारत में उपन्यास की विधा पाश्चात्य साहित्य की देन है, जिसका सबसे पहले प्रभाव बांग्ला साहित्य पर पड़ता है। अंग्रेजी उपन्यासकार हेनरी फील्डिंग कृत टॉम जोन्स की तर्ज पर टेकचंद ठाकुर ने आला लेर घरेर दुलार, यह 1857 में आया, ठीक, नामक उपन्यास रचा, जिसे कुछ विद्वान ने प्रथम बांग्ला उपन्यास भी मानते हैं। दुर्गेश नंदनी 1865 की रचना कर प्रथम बांग्ला मौलिक उपन्यासकार के रूप में ख्याति प्राप्त बंकिम चंद्र भी अंग्रेजी उपन्यासकारों से अधिक प्रभावित थे। क्या है कि टेकचंद ठाकुर, आला लेर घरेर दुलार, और फिर इनका दुर्गेश नंदनी किसका है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चटर्जी। एक उनका उपन्यास है शरद चंद्र का, परिणीता, पढ़ा आपने? बढ़िया है ना, शानदार। उसको मैं पढ़ा था बीए सेकंड ईयर में।
और एक और उन्हीं का है बड़ा बढ़िया उपन्यास, परिणीता के अलावा और कोई नाम बताओ उनके उपन्यास का। चित्रलेखा पढ़ा? पढ़ो। नहीं नहीं, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का। उसमें इतना बढ़िया है ना कि मतलब पता चल जाएगा जीवन का यूज कैसे होता है, लोग करते कैसे हैं। और जीवन में प्यार कुछ नहीं होता, जहाँ ताकत वहीं प्यार है। वो लड़की रहती है और उसका नायक होता है बीजगुप्त, ठीक। और लड़की रहती है चित्रलेखा। चित्रलेखा, ठीक। और एक साधु रहते हैं, उनका नाम नहीं याद रहा, संत रहते हैं। ये कभी इनके पास जाती है जब इसके पास धन दौलत हो जाता है, और फिर इसके पास जाती है। और लास्ट मोमेंट पे भी जब इसको सब कुछ मिलने वाला होता है और गलती से नहीं मिलता है, कुछ देर हो जाती, तब फिर भाग के इसके पास आ जाती, फिर यहाँ से यहाँ जाती जब मिल जाती। तो वही पाप और पुण्य पे आधारित है, मतलब समझ नहीं सकते हो क्या पाप है क्या पुण्य है। दुनिया अपना फायदा देखती है हमेशा। और चाहे हम आप कोई भी हो, जब तक अपना फायदा नहीं रहता कोई कुछ नहीं करता। और जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती, तो हम और आप किस खेत के मूली, है कि नहीं। और ये जो लगता है ना जिनको कि क्या नाम है, ये कहीं मैंने पढ़ा था कि अगर सफलता के पीछे महिलाओं का हाथ होता है, अगर आप सफल नहीं हो रहे हो तो पीछे वाली महिला बदलती रही है। लेकिन सफलता के पीछे सिर्फ एक महिला का हाथ होता है, उसका नाम होता है माँ। बाकी तीसरा दूसरी औरत सफल पुरुष ही ढूंढती है। बिल्कुल। लेकिन ले क्रेडिट लेती है ना, वो देखी नहीं हो, क्या नाम है, शादी में जरूर आना। बोलती है कि अगर मुझसे ब्रेकअप नहीं होता तुम आईएएस नहीं बन। मतलब इनको लड़कियों को हर जगह क्रेडिट चाहिए अपना। नहीं, वो तो बात सही है, लेकिन मेहनत तो वही किया है ना। देखिए, एक है कि कभी आपका दिल टूट जाए, परिवार छूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो एक हमारे अंदर ऊर्जा पैदा होती है। उसको चाहे आप न्यूक्लियर बना लो, चाहे ऐसे बिखेर दो। और जब आपको दर्द होता है ना, किसी भी समझ लो कुछ बदलने वाला है, कुछ बदलने वाला मूवी होती है, उसमें जो सबसे कठिन रोल होता है सबसे अच्छे एक्टर को दिया जाता है, जो सबसे खतरनाक रोल होता है कि यही कर पाएगा। तो जीवन में जब सबसे कठिन परिस्थिति आती है तो भगवान अच्छे आदमी को ही देता है कि ये झेल ले जाएगा। और जो एक्टर उसको कर लिया वो करोड़ों में खेलता है, और जो नहीं कर पाता है, हार मान जाता है, वो फिर वापस अपने घर लौट जाता है। वही चीज यहाँ सेम वही चीज। एक ही जब क्या नाम, घुड़सवार घोड़े पर बैठता है तो उसको लात से मारता है, किस लिए? वो उसको जिताना चाहता है कि ये नहीं कि जानबूझ के मारा दर्द हो। ऐसे ही भगवान जब दर्द देता है तो, और परिस्थितियों को चीर के आगे बढ़ना चाहिए हमेशा। जब बारिश होती है देखो, जब सारे पक्षी होते हैं कहीं कहीं छिप जाते हैं, और बांझ जो होता है ना, बारिश को चीर के ऊपर चला जाता है। बरस ले तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कब तक बरसोगे। और जीवन में हमेशा ऐसा रहे, ये सब कुछ खो जाए, सब कुछ, परिवार प्यार मोहब्बत सब कुछ, उसके बाद भी आप खड़े होने की क्षमता रखिए। और जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, भुगता हुआ यथार्थ आपके सामने खड़ा है। ठीक है। क्योंकि आप जितना परेशान रहेंगे सामने वाला उतना ही आपको हर्ट करेगा। और आप जिसको जितने लेवल पर प्यार करेंगे वो उतने लेवल पे जाके आपको हर्ट करेगा। ठीक है। गैरों से कैसी शिकायत, दर्द तो अपने दे जाते हैं। और अपनों का ही दर्द कष्ट देता है, गैर तो जिनको ठोकर लगते भी बेचारे सॉरी बोल देते हैं, है कि नहीं। तो ये है। मेरे ऐसे कई सारे मित्र हैं, मतलब जिनसे मेरी बातचीत नहीं होती, लड़ाई झगड़ा मारपीट हो चुकी है, लेकिन अभी भी मिलते हैं तो हाथ में, कहीं मिल जाएंगे 4 लोगों के बीच में तो हाथ मिलाते हैं।
ऐसा नहीं है कि मतलब देख के जलन ये सब कुछ नहीं। तो वही कभी कभी लगता है कि उससे अच्छे तो ये लोग हैं, है ना। कम से कम ये पीठ पीछे वाला या बुराई वाला या नोक झोंक वाला ये सब सिस्टम नहीं रहता। और जब पेड़ जो कटता है उसमें उसी लकड़ी का बेंट लगा होता है जिसको वो काट रहा होता है। और जब आप कहीं गिरते हैं, आपके साथ कुछ घटनाएं घटती हैं, तो मान के चलिए कि आपके साथ कोई अपना घात कर रहा है हमेशा। नहीं तो वही ना कि रावण का भाई रावण के खिलाफ था, राम का भाई राम के साथ था। और ये भी सच है कि राम मार नहीं पाते उसको। चलिए, इस प्रकार हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों पर बांग्ला और अंग्रेजी उपन्यासों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए किया। और कभी भी किसी बात का रिएक्शन जल्दी मत दो और बिना दोनों पक्ष जाने मत दो। दोनों पक्ष आप जानिए, किसी के कहने से किसी के प्रति कोई द्वेष भाव कभी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो इसका नुकसान होता है तुरंत रिएक्शन का। वो मैं भुगत रहा हूँ 2 महीने से। अभी भी हो जाता, बहुत रोकता हूँ रिएक्शन तुरंत करने का, अब तो मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेता हूँ। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। होता है मेरे साथ हुआ है। मैं 1 घंटे छोड़ो जाने दो। है, लेकिन वही ना, तुरंत रिएक्शन नहीं करना चाहिए। क्योंकि सामने वाले के मन में हो सकता है कि डाउट कर रहा है, मतलब जो भी सारी चीजें, वो उधर से कुछ बोला, इधर से कुछ आपने बोल दिया, उसी पे लड़ाई, और इसी बात पे। बात कुछ नहीं थी, बात बस यही थी, बिजी इधर उधर की। और सच है कि वो बिजी कहीं और था, मतलब स्क्रीनशॉट भेजा मम्मी का इधर उधर, हम कह रहे यार हम क्या बताएं। और हो गया तब से। व्हाट्सएप पे अभी मेरा खोलो तो ऊपर से ग्रुप का ही मैसेज सारा दिखेगा, मतलब सिंगल पर्सन का एक भी मैसेज नहीं। अच्छा, बड़ा शानदार था। उसके बाद शुक्ल जी आते हैं एकदम पूरा टसन में। भारतेंदु ने ही सर्वप्रथम पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा नामक सामाजिक उपन्यास लिखा। इसका मूल उद्देश्य वृत्ति विवाह का दोष एवं महिलाओं की शिक्षा का समर्थन था। इसमें नायिका चंद्र प्रभा का बेमेल विवाह वृद्ध ढूंढरी राज से होता है। टाइम क्या हुआ एक बार देख लेना, 11:05, चलो अभी बहुत टाइम। अध्ययन की सुविधा के लिए ही हिंदी उपन्यास का काल विभाजन स्थूल रूप से प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद उत्तर युग और स्वतंत्र उत्तर युग। नाटक का विभाजन प्रेमचंद के नाम पर, उपन्यास का, उपन्यास का प्रेमचंद के नाम पर, नाटक का प्रसाद के नाम पर, कहानी का इन्हीं के नाम पे। शुक्लोत्तर, शुक्लयुग, शुक्लोत्तर। चलिए, हिंदी में प्रथम उपन्यास के संबंध में विद्वानों के मत। ठीक, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां शिव नारायण श्रीवास्तव, वैसे है कहानी मान लो। देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरीदत्त गोपाल राय, कई बार पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जहां परिवार में लड़ने झगड़ने की बात पूछ ले, वो आंख बंद करके देवरानी जेठानी मार देना, क्योंकि देवरानी जेठानी में कभी पट ही नहीं सकती। नंद भौजाई में और देवरानी जेठानी में कभी नहीं पट सकती। ठीक, भाग्यवती 1877, सद्धाराम फुलौरी, यही देखो, यही थे ना ऊपर पंडित। हाँ, यही याद नहीं आ रहा था, 1877।
विजय शंकर मल, इनको मानते। परीक्षा गुरु 1882 लाला श्री निवास दास रामचंद्र शुक्ल। चंद्रकांता 1882 देवकीनंदन खत्री श्री कृष्ण। इसमें इंपॉर्टेंट यही तीनों है, ठीक। ये चंद्रकांता का समय मुझे लग रहा है गलत दिया हुआ है, एक बार चेक करिएगा। 1891 है क्या? नहीं, चंद्रकांता अलग है, चंद्रकांता संतति अलग है, इन्हीं का है। तो एक 91 में है, दूसरा 93 में, ऐसा शायद। एक बार गूगल करिए, देखिए, शायद। क्योंकि 1882 परीक्षा गुरु, ये तो डन है। अठारह सौ अट्ठासी, हाँ गलत है। 18 चंद्रकांता संतति 91 या 92 होगा। चंद्रकांता ये भी इन्हीं का है। कब का है देखिए, चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता संतति नहीं मिला? ऊपर ही टाइप कर दो ना, चंद्रकांता संतति, प्रकाशन वर्ष आ जाएगा। नहीं, चंद्रकांता संतति। हम्म 1894। कहीं कहीं 93 मिलता है, कहीं कहीं 94। 1893 94, मैं बोला ना। ऐसे ही पढ़े हुए रहो ना, तो दिमाग क्लिक कर जाता है कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, और उसको उसी टाइम, जैसे यहाँ पे हमने कर लिया। अब यहाँ पे मैं शर्माता, मैं टीचर हूँ, इसको ना ले आऊँ तो फिर क्या होता, नुकसान होता। वो अलग चीज है, लेकिन इसके साथ ये भी याद हो जाएगा। 1807 ही, फिर चंद्रकांता, साथ साथ जुड़ता जाएगा। चलिए आते हैं प्रेमचंद्र युग के, पूर्व युग के प्रमुख रचनाकार। पंडित गौरी दत्त, देवरानी जेठानी की कहानी 1870, ठीक। और भाग्यवती कब था? 1877, सद्धराम फुलौरी का। शंभुनाथ मिश्र मनोहर उपन्यास। ईश्वरी प्रसाद एवं कल्याण राय वामा शिक्षक 1872, पूछा गया है भी कई बार। ईश्वरी प्रसाद एवं कल्याण राय वामा शिक्षक। श्रद्धाराम फुलौरी 1877। बालकृष्ण भट्ट रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी, इनका कई बार पूछा गया 1886। एक 100 अजान एक सुजान 1892, ठीक।
ठाकुर जगमोहन सिंह श्यामा स्वप्न, ये इनका एक ही है, ये भी कई बार पूछा गया है। लाला श्री निवास दास परीक्षा गुरु 1882। ठीक, आगे आइए। राधा चरण गोस्वामी वीरबाला और सौदामिनी। देवकी नंदन खत्री। ठीक, चलिए देखिए 1896 है यहाँ लिखा हुआ, आ गया। 1888 ये रहेगा, यहाँ भी 82 लिखा हुआ। चंद्रकांता नरेंद्र मोहिनी वीरेंद्र वीर चंद्रकांता संतत कुसुम कुमारी 1899। और बस, आगे आइए। एक इनकी है क्या, लज्जा मेहता राम धूर्त रसिक लाल। धूर्त रसिक लाल 1889। आदर्श दंपति 1904। स्वतंत्र रमा प्रतंत्र लक्ष्मी, ये भी 1899 में। ठीक, आदर्श हिंदू 1915। ठीक, चलिए किशोरी लाल गोस्वामी पे हम लोग आते हैं। प्रणिनी परिणय 1890। स्वर्गीय कुसुमा कुसुम कुमारी 1901, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक, और आगे आइए। लौंग लता या आदर्श वाला और हृदय हारड़ी। हाँ, और बस। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में, बहुत इंपॉर्टेंट। अधकिला फूल 1907। गोपाल राम गहमरी अद्भुत लाश, ये उसके माने जाते हैं रचनाकार। किसके? इनका भी देखिएगा। हाँ, और देवकी नंदन खत्री किसके हैं? तिलिस्मी और अय्याय। हाँ। बेकसूरी फांसी, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, डबल जासूस, इनका सब इसी में है। जासूसी की भूल, जासूस की डायरी, जासूस की चोरी, ग सब ये इसी में पड़े हुए हैं। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक देखो, और 200 के आसपास जासूसी उपन्यास और इनको देखिए हिंदी का कानन डायल भी कहा जाता है। कानन डायल। और कानन डायल है कौन? अंग्रेजी के जासूसी उपन्यासकार। ठीक, जैसे भोजपुरी का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? भिखारी ठाकुर। दास नहीं, भिखारी ठाकुर। इनका है विदेशिया, भोजपुरी के शेक्सपियर। लेकिन वैसे सही मायने में कहा जाना चाहिए कि शेक्सपियर को अंग्रेजी का भिखारी ठाकुर कहना चाहिए, है ना। हम लोग उल्टा दूसरे को ज्यादा महत्व दे दे है ना। लेकिन इंग्लैंड वालों में क्या जज्बा है, पूरे विश्व पे राज किए इतने छोटे से होकर के। सोचो, वो सही किए गलत किए चोरी किए वो अलग मैटर है, लेकिन जैसे अभी उधर चले जाओ क्या नाम, पाकिस्तान वगैरह में या इंग्लैंड में चले जाओ, तो भगत सिंह को लोग वो मानते हैं आतंकवादी, लेकिन हम लोग पूछते हैं हमारे लिए भगवान है। तो आपकी परिस्थिति का, आपकी स्थिति की महत्व है। सांप घर में आ जाता लोग मार देते हैं, मंदिर में पूजा जाता है। ब्रजनंदन सहाय। ठीक, इनका कौन कौन सा है, इनका छोड़ दीजिए। राम नरेश त्रिपाठी वीरांगना 1911। वीरांगना मतलब इतना छोटा शब्द वीरांगना। वीर स्त्री। और वारांगना मतलब
ये सब जानना चाहिए, बेसिक चीजें हैं। वीरांगना मतलब वीर स्त्री, वारांगना मतलब किसी लड़की को बोलो तुम वारांगना, निकाल के जूती मारेगी है। भुवनेश्वर कुमार मिश्र, घराऊ घटना, ये कई बार पूछा गया। ठीक। फिर गंगा प्रसाद गुप्त, पृथ्वीराज चौहान, हम्मीर। ठीक। आगे आ जाइए। मिस्र बंधु, वीरमणि। देवरानी जेठानी की कहानी, इस पे देखते। पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी सन 1870 में प्रकाशित हुआ। गोपाल राय, डॉक्टर गोपाल राय, पुष्पाल सिंह एवं हिंदी उपन्यास कोश के कोशकारों संतोष गोयल, उषा कस्तूरिया और उमेश माथुर ने पंडित गौरी दत्त के उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र तथा डॉक्टर निर्मला जैन ने श्रीनिवास दास के उपन्यासकार परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यासकार माना। देवरानी जेठानी की कहानी के मुख्य पात्र सर्वसुख पात्र बहुत पूछा जाता है के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। ठीक। चलिए, सर्वसुख ये कौन है? मेरठ का अग्रवाल बनिया, अग्रवाल लोग बनिया ही होते हैं। ठीक। पार्वती सर्वसुख की बड़ी बेटी, सुखदेई छोटी बेटी, दौलत राम सर्वसुख का बड़ा बेटा, छोटे छोटा बेटा। छोटे लोगों का नाम छोटे ही रख दिया जाता है घर में, है ना? हाँ। मुंशी टिकट नारायण, हर सहाय काबली, शहर के अमीर लोग जेठानी ज्ञानो तथा देवरानी। ठीक। हाँ। हमारी भतीजी के नाम हम लोग रखे हैं बिट्टो, कहते कहते वो हो गया। वैसे उसका नाम मैंने रखा है, जो लिखने वाला नाम है ये रखा था मैंने, आराध्या। हमें पहले से सोच के रखा था, मेरा मन था बेटी ही हो, अगर बेटा होता तो यहाँ से आ की मात्रा हट जाती। हम्म। क्यों? आपका कागज में सिर्फ अमीषा है, क्यों? तब से हमेशा हमेशा। अच्छा। अच्छा, उधर आपकी तरफ लोग गोत्र भी बहुत लोग लगाते हैं नाम के। अच्छा, वत्स गोत्र है। हम लोगों का भारद्वाज है। इस उपन्यास के बारे में इसकी भूमिका में स्वयं पंडित गौरीदत्त कहते हैं, स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई सब अपने अपने ढंग और रीति से अच्छी हैं, परंतु मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। इसको मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत लाभ उठाएंगे। देवरानी जेठानी के लिए किसने? गौरी दत्त। ये कथन पूछा गया है। चलिए, देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का प्रथम प्रकाशन 1870 मेरठ के जीआई खापे छाने से, जीआई छापे खाने से, लिथो पद्धति से हुआ। ठीक। आगे आइए। इसकी प्रति
आज भी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित है। इस उपन्यास का पुनः प्रकाशन पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर गोपाल राय के द्वारा कराया गया। गोपाल राय की किताब भी है, पुस्तक हिंदी उपन्यास का इतिहास और हिंदी कहानी का इतिहास, दोनों किताबें इनकी। ठीक। इस उपन्यास के लिए पंडित गौरी दत्त को सरकार की तरफ से 100 रुपए का इनाम भी मिला था। ठीक। इस उपन्यास में बाल विवाह, विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों की आभूषण, प्रियता बंटवारा, वृद्धों बहुओं की समस्या, शिक्षा, स्त्री शिक्षा आदि का बड़ा ही तर्क, और बहुत पतला उपन्यास है, छोटा सा। परीक्षा गुरु भी छोटा सा है। गोदान तो पढ़ लिया होगा, कर्मभूमि, शाबाश। और वो मन्नू भंडारी का आपका बंटी, वो भी पढ़ा होगा, वो भी पढ़ा होगा। जिंदगी नामा पढ़ना, मुझे भी पढ़ना। मैं सारा कुछ उठा के अपना दे दिया उसको, और उसी दिन ब्रेकअप। एक दिन पहले आई थी, अपने भाई के साथ आई थी, सब कुछ लेके गई। हाँ, कि अगला है कि वो बोले उसका क्लियर नहीं, हम कहे ले जाओ सारा जो मैं बनाया हूँ बढ़िया। अब अब उसका पढ़ने में मन लगता नहीं है, पता नहीं क्यों। हाँ हाँ, नहीं इंट्रेंस से हुआ था। नहीं ऐसा नहीं, पढ़ने में अच्छी है, अच्छी है, पढ़ने में अच्छी है, कविता विता भी लिखती है बढ़िया। लेकिन मतलब एक होता है पढ़ना और क्लियर करने में अंतर होता है। फालतू फालतू चीजें पढ़ेंगे, कुमार विश्वास की किताब पढ़ेंगी, मनोज मुंतशिर की किताब पढ़ेंगे, दुनिया भर की शायरी पढ़े। अरे भाई कुछ दिन उसको बंद कर दो, जो मेन चीज है उसको भी पढ़ लो। शायरी से घर थोड़ी चलता है। एक बार स्टेटस लगाई थी कि मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो, और एक टहनी पर चांद टिका था, मैं ये सोची तुम बैठे हो। वो भी देखेगी तो कूटेगी हमको। पढ़ी और बेपढ़ी स्त्रियों में क्या क्या अंतर है, बालकों का पालन पोषण किस प्रकार होता है और किस प्रकार होना चाहिए। बेपढ़ी स्त्री जब एक काम को करती है तो उसमें क्या क्या हानि होती है, पढ़ी हुई स्त्री जब उसी काम को करती है तो उसमें क्या क्या लाभ होता है। स्त्रियों की वह सब बातें जो आज तक नहीं लिखी गई, मैंने खोज कर सब लिख। लेकिन सही बताएं तो बच्चों का पालन पोषण अनपढ़ स्त्रियां ही सही से करती हैं, अगर सच में देखा जाए तो। मदर्स डे वाले दिन किसी ने लिखा था कि आजकल के बच्चे, नई पीढ़ी आने वाली, पल्लू पता ही नहीं होगा क्या है, क्योंकि जींस वाली लड़कियां पल्लू कहाँ से लाएंगी। और सही बात है। जब ज्यादा पढ़ लेता है, ज्यादा पढ़ लिख लेना भी बहुत दिक्कत है, पता है कि नहीं। मनमोहन सिंह बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, तो हमेशा प्लीज साइलेंट ये हो, हैं, इंटरनेशनल पीस। और इधर हैं दो लोग, राहु केतु, अमित भाई, आज सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए, हाँ हाँ कर दे। हाँ, वो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ना वो कि है सठे साठम समाचरित। और होता कुछ नहीं, बाद में कुछ नहीं होता, तब भी हो गया जाएगा। तो वही ना कि पहले पाकिस्तान बोलते, हिंदुस्तान बोलता था, पाकिस्तान हमें छेड़ रहा है, अब पाकिस्तान बोलता है। इस उपन्यास में अभी वो एस जयशंकर ने देखो कैसा रेला है उसको। बिलावल भुट्टो आया था ना हिंदुस्तान। पीओके के लिए, तो बोला कि वो सब बोले थे ना कि हम लेके रहेंगे, तो बोला कि एस जयशंकर हमारे बोले कि 370 कभी था, आज हिस्ट्री हो गया है, ये भी हो जाएगा।
परेशान। वो मतलब भरे मन, अमेरिका में कितनी बार बोल चुका है वो बंदा। ऐसे लोग चाहिए, पढ़े लिखे, वो देखो पढ़ा लिखा भी है। इस उपन्यास में, और कितने सालों पहले वो रहे हैं, क्या नाम है, फॉरेन, वो उसमें आईएफएस में, इसमें वो गई हैं पाला जी। उनकी बेटी हैं, अल्पना मैम की। अल्पना मैम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बेटी। पता नहीं, आजकल गई हैं उधर, फोटो वोटो डालती, बहुत ठंड पड़ रही है उधर। होगा कोई। इस उपन्यासकार में, उपन्यासकार ने मध्यवर्गीय हिंदू मुस्लिम स्त्रियों को शिक्षित करके उन्हें उच्च कुल की स्त्रियों के समान आदर्श रूप में भी प्रस्तुत किया है। उपन्यासकार इस पुस्तक की रचना में स्त्रियों के अलावे उनके अभिभावकों पर ज्यादा दृष्टि रखी है। अभिभावक उपदेशक के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। उपन्यास में एक ही घर की दो स्त्रियां, देवरानी जेठानी की कथा है। इन लोगों की कथा कभी खत्म नहीं हो सकती। साड़ी के लिए भी लड़ जाती है, मैंने देखा है। किसी, कोई अगर महंगी साड़ी पहन लिया, भाई साहब, मैंने देखा है, अलगी बिलगा एक था भाई, मतलब सब कुछ बर्तन वर्तन बट गया, थाली एक बच गई, अब वो एक्स्ट्रा थी, भाई से पैर पे रखी, मारी खट से दो टुकड़े में, ये लो आधा तुम लो आधा। कि शाबाश। नहीं, करना भी नहीं चाहिए कोई। नहीं, ये बहुत बहुत अच्छा है, जितना ज्वाइंट होके चल लो ना, क्योंकि वही है ना कि जब परिवार आपके साथ खड़ा होना छोड़ देगा, दुनिया छोड़ देती है, ये सच है। और थोड़ी देर के लिए नाराजगी किसी से हो सकती है, भाई से, बाप से, माता से, बहन से, एक दिन, दो दिन, चार दिन, 10 दिन के लिए हो सकता है मन मुटाव, लेकिन उसमें किसी तीसरे को घुसने नहीं देना चाहिए। जिस दिन आपकी, आपसे के पिताजी से कोई बहस हुई, माता जी से कोई बहस हुई, और तीसरा बंदा आके कह दिया कि चलो आज पूरी सब्जी बनाते बढ़िया खाते, आपका विनाश उसी दिन लिख दिया गया, मान के चलिए। देवरा, और वो उसी की वजह से हो रहा है, जो एक बार लिख के दिखाया था उधर। यहाँ तो क्या बताए, देवरानी के माध्यम से समाज में प्रचलित अशिक्षा, अंधविश्वास और रूढ़ियों को दिखाने का भरसक प्रयास किया गया है। उपन्यास में सर्व सुख के माँ बाप हैं, जो कि माँ बाप हैजे की चपेट में आने से मर गए थे। सर्व सुख ने अपनी बड़ी लड़की, और सब जो है, मदर्स डे वृद्धाश्रम भरा पड़ा है सबका, है। और आजकल की जो लड़कियां हैं, कोई अपने पे नहीं लेना, जब शादी करके जाएं तो उनको क्या, अपने हस्बैंड के साथ अलग रहना है। सुनिए, अलग रहना है, और जब मायके फोन करेंगी अपने भाई की वाइफ के पास, तो कहेंगी मम्मी का ख्याल रखना, पापा का ख्याल रखना। हाँ हाँ, तुम्हारी। मन कैसे लगेगा, अब दरअसल चक्कर क्या है ना, सबको अपने मन से रहना होता है। परिवार में रहोगे, थोड़ा संस्कार में रहना होगा, थोड़ा इज्जत करनी पड़ेगी, थोड़ा सेवा करनी पड़ेगी, ये लोग आज करना नहीं चाहते। और जब यही चीज खुद पे बीतेगा, आज जाहिर सी बात है, इसी, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, इसी धरती पे अब ये नहीं है कि बाद में कोई चीज मिलता, यहीं सब भोग के जाते हैं। ठीक है, बहुत हजारों करोड़ की संपत्ति थी, सिक्योरिटी गार्ड थे। और ये मदर्स डे वाला जो है, ये आया बाहर से है। वहाँ क्या होता है, वहाँ पता ही नहीं रहता अगली साल हमारी माँ कौन रहेगी, बाप कौन रहेगा।
यहाँ जो है अपने यहाँ की वही है कि डेली उनके हाल चाल लो, उनकी सेवा करिए, यही अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और यहाँ बेटा बेटी कितना भी गड़बड़ निकल जाए, माँ बाप एक्सेप्ट कर लेते हैं हर हाल में। मैंने देखा हर हाल में कर लेते। करना चाहिए, लतियाना भी चाहिए, लतियाना भी चाहिए। इसीलिए तो दुनिया, रसिया वसिया वाले हिंदुस्तान की परंपरा अपना रहे हैं, और यहाँ वाले अलग ही एकदम चल रहे हैं। सर्व सुख ने अपनी बड़ी लड़की पार्वती, इसकी लड़की थी ठीक, की शादी दिल्ली में तथा छोटी की मंगनी बंशीधर कबाड़ी के यहाँ हापुड़ में तय करते हैं ठीक। आगे सुखदेई गांव की मिसरानी से नागरी पढ़ती है और सिलाई कढ़ाई का भी काम सीखती है। दौलत राम अपने पिता के साथ दुकान पर बैठता है और छोटे लाल मदरसे में पढ़ता है। दौलत राम की पत्नी ज्ञानो स्वभाव से ईर्ष्यालु थी, वह सास ससुर की बात भी नहीं मानती थी। भोजन बनाने में भी दाल पनियाली तो रोटी कच्ची बना देती थी ठीक। छोटे लाल, ऐसा कि कोई अगर आपसे काम कहे तो इतना खराब काम कर देना कि अगली बार तो कोई कहे ही नहीं, भैया हम खुद ही कर लेंगे, आप रहने दीजिए। छोटे लाल की पत्नी आनंदी स्वभाव से अच्छी और मिलनसार थी, किसी भी कार्य को सलीके से करना जानती थी, इस कारण ससुराल वाले की कृपा पात्र बनी थी। और इसी से जलन पैदा होती है लोगों में कि सासू माँ उसको क्यों ज्यादा मान रही है। अरे तो वो कम काम कर रही है, सेवा कर रही थी, जाहिर सी बात है मानेंगे। दौलत, और इसी से फिर भाइयों भाइयों में भी विभेद होना शुरू हो जाता। जब से जैसे वो सोने जाएंगी तो भरना शुरू कर देते। क्यों नहीं होता, शादी के बाद ही क्यों। दौलत राम की पत्नी ज्ञानो ने एक पुत्र एक पुत्री का नहीं। अरे एक वो देखा था मैं रील, उसमें बोलती है कि अगर तुमको अपनी माँ और मेरे में से चूज करना हो तो किसे करोगे। तो बोला कि जो है वो अपनी माँ को। बोली यही तुम्हारा प्यार है, कहते हो तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। बोला मैं नहीं चाहता कल को मेरा बेटा तुमको छोड़ दे, है कि नहीं। दौलत राम की पत्नी ज्ञानो ने एक पुत्र एक पुत्री कन्हैया और मुलिया को जन्म दिया, और छोटे लाल की पत्नी दो पुत्र मोहन और नन्हे की को जन्म दिया। दौलत राम अपनी पत्नी के बहकावे में परिवार से अलग हो जाता। देखो उपन्यास में होने वाले, इसी पे वो भी है, उनकी एक कहानी है बड़े भाई साहब, जय वो प्रेमचंद की। उपन्यास में होने वाले पत्र व्यवहार में मांगलिक शब्दों के रूप में स्वस्थ श्री सर्वोपमा योग्य शब्द का प्रयोग किया गया। इस उपन्यास के बारे में कहा जाता है कि यदि 150 साल पहले की संस्कृत को जानना हो तो इस उपन्यास से बेहतर साधन कोई नहीं है, यह भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। यदि 150 साल पहले की संस्कृत को जानना हो तो इस उपन्यास से बेहतर कोई साधन नहीं है ठीक। किसके बारे में कहा गया, देवरानी जेठानी की कहानी के बारे में ठीक। चलिए, गौरी दत्त जी का यह उपन्यास बहुत छोटा है। इस उपन्यास के मात्र 35 पृष्ठ हैं। इस उपन्यास में यह बताया गया है कि एक पढ़ी लिखी स्त्री समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन लाती है ठीक। बाल विवाह के दंश को भी बखूबी चित्रित किया गया है। छोटे, और इसीलिए देखो ज्यादातर जब से अर्थव्यवस्था वाली चीजें होती वो स्त्रियों के हाथ में दी जाती है। क्यों पता है, वो संभाल लेती हैं चीजों को, संभाल लेती और घोटाला कम करती हैं। और कर भी नहीं सकती क्योंकि आप जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है, उससे आप अकेले में मिल भी सकते हैं, महिला से मिल नहीं सकते हैं। तो इससे भी घोटाले का चांस कम हो जाता है। वो चाहे सरकार में हो किसी संस्था में हो, मैक्सिमम मैंने देखा है कि कोषाध्यक्ष महिलाओं को ही बनाया जाता है। बाल विवाह के दंश को भी बखूबी चित्रित किया गया है। छोटे लाल की बहू के मामा की बेटी का पति पतंग उड़ाने के क्रम में छत पर से गिरकर मर जाता है और उसकी पत्नी मात्र 10 साल
में वैधव्य को ढोने के लिए मजबूर हो जाती। देवरानी को जब दूसरा लड़का होता है तो दूध नहीं उतरने के कारण बच्चे को 5 वर्ष के लिए जाट जटनी के गोद में दिया जाता है। मोहन के पहने हुए गहने के लालच में दिवाली के दिन एक जुआरी ने उसे तमाशा दिखाने के बहाने चिम्मन तिवारी के बगीचे में ले जाकर सारा गहना छीन कर उसे कांटों भरा गड्ढे में ढकेल दिया। उपन्यास में सर्वसुख के जन्म से लेकर मृत्यु तक की कहानी घटित हुई है। सर्वसुख के मरने के 6 महीने बाद उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती। इसके पात्र कौन कौन से? पुरुष पात्र: लाला सर्वसुख मेरठ का बनिया, जिसने अपने पुरुषार्थ से धन दौलत हाट हवेली खड़ी की थी। ठीक। और आज के समय में जो अगर कहते हैं कि धन नहीं कमाना चाहिए, जरूर कमाना चाहिए, तो कहते हैं ना, अरे पैसा कुछ नहीं, पैसा सब कुछ होता है, इसे जान लीजिए, सब कुछ। बिल्कुल। फिर दान करेगा। अरे भाई, तुम्हारे तो सही बात। और कितना नॉर्मल रहता है वो भी, रतन टाटा को देखिए कितना नॉर्मल है। दौलत राम लाला सर्वसुख का बड़ा बेटा पिता के व्यवसाय में सहयोग करता है। मुलिया और कन्हैया दौलत राम के क्रम से पुत्री और पुत्र। छोटे लाल लाला सर्वसुख का छोटा बेटा रेलवे के दफ्तर में नौकरी करता है। नन्हे और मोहन छोटे लाल के क्रम से बड़े और छोटे बेटे। स्त्री पात्र में ज्ञानो, जिसका नाम होता है जेठानी। ठीक। दौलत राम की पत्नी और घर की बड़ी बहू, यह अनपढ़ और झगड़ालू प्रवृत्ति की होती है। आनंदी छोटे लाल की पत्नी, व्यवहार कुशल और विवेकशील स्त्री। आनंदी देवरानी होती है और सुशिक्षित और गुणवान। ठीक। पार्वती सर्वसुख की बड़ी बेटी, इसकी शादी दिल्ली में हुई। सुखदेवी सर्वसुख की छोटी बेटी। गौड़ पात्र में आ जाइए, शिवपाल बंशीधर कबाड़ी। ठीक, जिससे उसके छोटी बेटी की शादी होती है। ज्ञानचंद डूंगर तहसीलदार, राम प्रसाद गंगाराम भगवान देई दिल्ला, पांडे मिश्रानी, मुंशी टिकट नारायण, हर सहाय काबली, लाला दीनदयाल, कृपी कृपी बाल विधवा। ठीक, जो 10 साल में हो जाती है। लाला बुलाकी दास मदरसे में नौकर, झल्लामल। विशेष में क्या क्या लिखा देख लेते हैं इसको। यह उपन्यास समस्या के साथ समाधान भी प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए झाड़ फूक की जगह डॉक्टर को दिखाना, वृद्ध समस्या के बीच देवरानी द्वारा सेना का आदर्श प्रस्तुत करना। आनंदी के पिता द्वारा कहलवाया गया कि ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं हैं। ठीक, सब काम किए जाती हैं। पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। लोक मुहावरों का प्रयोग किया गया। चलिए, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहीं तक।